हेलो बच्चों। तो आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हो वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और जो बाकी स्टेट के भी जितने भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं वो भी, और अगर वो उनकी कोई प्रिपरेशन कर रहा हो तो वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम कर क्या रहे होंगे, इस सीरीज़ में हम मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे अलग अलग स्टेट के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के। और ठीक है, और इसका लेवल आप लोगों को पता ही होगा कि जेई मेंस या उससे थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा नीचे हो सकता है, जेई एडवांस जैसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो आप, और इस सीरीज़ में हम क्या कर रहे होंगे, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है, और इसमें सिर्फ मैंने लिखा भले ही महाराष्ट्र है, MHT लिखा हुआ है, लेकिन ये जितने भी स्टेट्स होते हैं, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, या तो महाराष्ट्र इसके नीचे मैं अदर स्टेट्स भी लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे कि भाई हाँ बाकी स्टेट्स के भी आते हैं। ठीक है, एंड अदर स्टेट्स। और इस सीरीज में हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थ्योरी के लिए सर क्या करेंगे फिर? थ्योरी के लिए भाई बात जो अपनी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं हर अभी लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी के लिए अपनी वही सीरीज कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये सिर्फ जो ये वाली जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी अदर बोर्ड्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं या उनके जैसे आ सकते हैं, सिर्फ वो सब हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, थ्योरी के लिए अपना जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट से सेट्स के चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सेट्स चैप्टर आपको पता ही होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना सेट्स का। तो सर क्या एक ही चैप्टर के आप क्वेश्चन कराएंगे? नहीं, मिक्स करेंगे भाई क्वेश्चन, ऐसा नहीं रहेगा। और इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो उसमें लग रहा है वो भी समझाएंगे हम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, और ये जो है ये महाराष्ट्र के CET 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 2024 का है, 25 में तो सेट से कुछ आया ही नहीं। ठीक है, 24 का है। और क्वेश्चन क्या है अपना कि एक सेट है NA इज इक्वल्स टू 4, NB इज इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द नंबर ऑफ। ठीक है, तो मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि एकदम ही सेम टू सेम है। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर आपने एकदम डिट्टो ही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई रहेगा क्वेश्चन। हर कोई क्वेश्चन, चाहे भले ही वो प्रीवियस ईयर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो मॉडिफाई रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A क्रॉस B ईच हैविंग more than टू एलिमेंट्स, या इसको मैं एक काम करता हूँ, मोर देन 3 एलिमेंट्स लिखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना कि एक सेट A है जिसमें 4 एलिमेंट है, सेट B है जिसमें 2 एलिमेंट है, और अपने को नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं सेट A क्रॉस B के। तो सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए अपना कि अपने को लिखा है कि A क्रॉस B के नंबर ऑफ सबसेट्स। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि A क्रॉस B में एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये कैसे पता चलता है भाई? A क्रॉस B में उतने ही एलिमेंट्स होते हैं जितने NA इंटू NB में होंगे, मतलब कि सिंपल अपने को दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट्स अपने को पता चल गया कितने होंगे, 8 एलिमेंट्स होंगे किसके अंदर? A क्रॉस B के अंदर। ठीक है, अपने को लिखा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अगर अपने को क्वेश्चन सिर्फ इतना लिखा होता कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालो, तो आंसर क्या हो जाता भाई? अपने को पता है कि अगर किसी सेट के अंदर, लेट ए सेट, किसी सेट X के अंदर अगर n एलिमेंट्स होते हैं, तो नंबर ऑफ जो सबसेट्स हैं वो कितने हो जाते हैं उस सेट के अंदर? 2 की पावर n हो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर अपने को सिर्फ इतनी बात करनी होती कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ NA क्रॉस B, तो वो भाई कितने हो जाते? 2 का पावर 8 हो जाता। ठीक है, 2 का पावर 8 कितना होता है? 2 का पावर 6 64, 64 इंटू 4 256। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने नंबर ऑफ सबसेट्स इन A क्रॉस B।
कोई दिक्कत इतने में नहीं सर। अब उसने लिखा था कि सबसेट्स जिसके अंदर कम से कम 3 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। तो देखो अगर मैं ये मान लूँ कि सेट ए जो है अपना वो कुछ है ABCD ऐसा कुछ है, ठीक है। बी जो है वो कुछ है अपना 1 और 2, ठीक है। अब A क्रॉस B करेंगे, ठीक है। A क्रॉस B जब करा आपने तो टोटल जो उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो कितने होते हैं भाई? देखो कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने चाहें तो ये एक सेट होगा ऐसा A1 A2, ठीक है। ऐसा ही होगा कुछ। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप लोग ही बताओ। सही कह रहे हो सर। अब B3 B1 आएगा, सॉरी B1 B2 C1 C2 और फिर ऐसे ही D1 और D2, ठीक है। तो भाई ये तो अपना हो गया A क्रॉस B, ठीक है। A क्रॉस B है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ कि मैंने ये एलिमेंट्स मान लिए, ठीक है। अब अपने को इसके सबसेट निकालने हैं, ठीक है। और सबसेट पहली बात तो देखो जब हम इसके सबसेट लिखते हैं किसी के भी, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस ऊपर वाले के सबसेट्स लिखूंगा तो स्टार्ट कहाँ से करूंगा? मैं 5 से स्टार्ट करूंगा, मतलब कि उसके अंदर 0 एलिमेंट है। फिर मैं वो वाले एलिमेंट्स लिखता हूँ सबसेट बनाते वक्त जिसके अंदर एक एक एलिमेंट होता है, ठीक है। फिर मैं वो एलिमेंट लिखता हूँ जिसके अंदर दो एलिमेंट्स आ जाते हैं। ऐसे ही तो करता हूँ मैं, यही करता हूँ। बिल्कुल सर ऐसे ही करते हो जब सबसेट्स लिखते हैं तो। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ ये कि मैंने एक लिख दिया, फिर ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सारे लिखूंगा 8 के 8, ठीक है। उसके बाद मैं वो उस वाले एलिमेंट्स लिखता हूँ जिसके अंदर दो आ गए सेट, तो ये A1 और A2 2 आ गए। ऐसे ही फिर दूसरा पेयर लूंगा A2 B1, ऐसे ही फिर तीसरा, ऐसे ही बाकी पेयर्स भी लूंगा। तो इस तरीके से पैटर्न क्या होता है कि एक पहले तो 0 एलिमेंट्स, फिर 1 एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, ऐसे ही लास्ट वाला जो होगा उसके अंदर 8 के 8 एलिमेंट आ जाएंगे अपने। सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो सर। तो बेसिकली अपने को क्वेश्चन के अंदर बोला कि वो वाले सबसेट्स लिखो जिसके अंदर 3 से ज्यादा एलिमेंट है। 3 से ज्यादा मतलब कि 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अपने को बेसिकली करना क्या है? अपने को यही तो करना हुआ कि क्या करना हुआ अपने को ये करना हुआ कि इस 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। रिक्वायर्ड जो है वो क्या है कि 4 एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर। 4 एलिमेंट्स का मतलब जैसे ये एक एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो 4 एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि बड़े वाले। तो मैं एक तरीके से ये भी कह सकता हूं ना कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स थे वो 2⁸ थे, उसमें से मैं वो घटा दूं जिसके अंदर 0 एलिमेंट है। 0 एलिमेंट वाला कितना है? 1 है सर, ठीक है। फिर 1 एलिमेंट वाले कितने हैं सर? A1 है, ऐसे ही A2, ऐसे ही B1, ऐसे ही B2। तो ये सब टोटल आएंगे यहाँ पे। तो ये कितने होंगे टोटल? 8 होंगे सर, बिल्कुल। ऐसे ही फिर मैं 2 वाले एलिमेंट्स लिखूंगा क्योंकि 2 के पेयर भी तो बन रहे हैं। अब ये 2 के पेयर कितने होंगे? क्योंकि इनमें से मुझे कोई भी अगर मैं 2 सेलेक्ट कर लूं तो वो 2 के पेयर बन जाएंगे। और इनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट करने के लिए हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं सर? 8 में से, क्योंकि टोटल 8 हैं, 8 में से मुझे कोई 2 एलिमेंट चूज कर लेता हूं, मैं उनके पेयर बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लिखा है कि 4 एलिमेंट्स होने चाहिए। मोर देन 3 का मतलब है कि 4 एलिमेंट्स या उससे ज्यादा, 4 एलिमेंट्स या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में से हमने वो घटा दिए जिसमें 0 एलिमेंट होंगे, मतलब कि 5, जिसमें अपने को एक एक का मतलब कि 8C1 भी लिख सकता हूं मैं इसको कि ये टोटल 8 नंबर थे, इनमें से मैंने कोई एक सेलेक्ट कर लिया और उसके पेयर बना दिए, तो 8C1। फिर मुझे 2 के पेयर भी चाहिए, तो फिर 8 थे, 8 में से मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए। और मोर देन 3 है, एटलीस्ट 3 नहीं है, मोर देन 3 मतलब 3 या 3 से ज्यादा होगा, 3 नहीं इंक्लूड करना, ठीक है। तो इसमें हमें घटाते वक्त 3 भी काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे वो क्या फाइंड आउट करना है? 8C4, 8C5, 8C6, 8C7 और 8C8, ठीक है। ये फाइंड आउट करना था अपने को यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि वही तो मतलब होगा मोर देन 3 एलिमेंट्स का मतलब 8 में से हमें कोई 4 चुन लिया, 8 में से कोई 5 चुन लिया, 8 में से कोई 6, फिर 7, फिर 8। तो ये क्वेश्चन था अपना ओरिजिनल जो था। हाँ, एक तरीका है कि हम इसी को सोल्व कर लें, ऐसे घटाए ना, लेकिन मैं घटा के कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ घटा के? क्योंकि मुझे ये आसान लग रहा है इसलिए। ऐसे ही 8C3 जो होता है वो कितना होता है? 56। 8 7 6, 6 से 6 कैंसिल, यस, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या आया? 56 से 56 चला गया 200, 200 में से 37 हट गया तो 163 आ गया। समझ गए होगे आप इस क्वेश्चन में।
इस क्वेश्चन में मैंने पूरा इसका जो जो कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं वो भी समझाए हैं, साथ में क्वेश्चन भी समझाया है। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो हम दोनों ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन समझाने से कुछ मतलब नहीं है जब तक कि हमने उसके अंदर का कॉन्सेप्ट नहीं देखा हो, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तो अपना हो गया एक सेट्स का क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्योंकि दूसरे चैप्टर का आएगा तो दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि सिर्फ हम ऐसे नहीं करेंगे कि भाई हमने एक ही चैप्टर को पूरा करते रहे, हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। समझ गए होगे आप कि हमें क्या करना है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना, ये है 2025 का ही, ठीक है, लेटेस्ट जो हुआ है उसी का एक क्वेश्चन है कि p का क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू का पावर 4 इज इक्वल्स टू आर का पावर 6 इज इक्वल्स टू टी का पावर s इज इक्वल्स टू एस स्क्वेयर। और फाइंड आउट क्या करना है अपने को, देन फाइंड लॉग ऑफ टी पी क्यू आर एस, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत इतने में नहीं सर। अब देखो इसके ना दो तरीके हैं करने के, दो तरीके हैं सर, हाँ दो तरीके हैं भाई इसके करने के। एक तरीका तो ये है कि हम, क्योंकि ऊपर भी अपने को क्या है ना, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि हम t अपने को लिखा हुआ है तो t को, क्योंकि यहाँ पे t लिखा हुआ है तो हम एक काम करें या तो p को सब t की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, सब किसान यही करते हैं। चलो पहले, क्योंकि एक तरीका है हम k मान लें, यहाँ पे हर किसी को k लेट कर लें और फिर p q r t s सबकी वैल्यू k की फॉर्म में निकालें, एक तरीका तो ये है। और क्योंकि हमें बेस में क्या लिखा हुआ है भाई, t लिखा हुआ है बेस में क्या लिखा हुआ है t, तो हम एक काम करेंगे कि p q r s, जो ये p q r s हैं, इन सब की वैल्यू हम t की टर्म्स में निकालेंगे और फिर वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। हमें क्या करेंगे भाई कि p q r s की वैल्यू t की टर्म में निकालेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कैसे निकाले भाई, देखो p क्यूब लिखा हुआ है t की पावर 7 के बराबर, तो p की वैल्यू कितनी आ गई भाई, p की वैल्यू आ गई सर t की पावर 7/3, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे ही भाई q का पावर 4, वो t का पावर 7 निकालूं मैं तो वो कितना आ जाएगा भाई, q इज टू t का पावर 7/4, बिल्कुल सही है। ऐसे ही मुझे r भी चाहिए तो r की पावर 6 इज टू t का पावर 7, बिल्कुल। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t का पावर 7/6, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वाला s स्क्वेयर किसके बराबर, t का पावर 7 के, और यहां से s की वैल्यू अगर मैं निकाला तो t का पावर s 7/2 आ गया। अब ये वाली वैल्यू हमें ऊपर रख देनी है, ठीक है, रख देते हैं, क्वेश्चन जो निकालना था उसी में। तो log t, तो एक तरीका तो क्या है भाई, एक तरीका तो ये है हाँ कि हमें पता है कि log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c, इस तरीके से हम कितनी बार भी लिख ले वो log ऑफ a b c बन जाता है, ठीक है, पता ही है ये तो अपने को। तो यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस पूरे को मैं एडिशन में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बना दिया ये मैंने, log t p प्लस log ऑफ टी क्यू प्लस log ऑफ टी आर प्लस log ऑफ टी एस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सबकी वैल्यू रख दी, ये log t और p की वैल्यू रख दी t का पावर 7/3, फिर ऐसे ही log t और यहाँ पे q का वैल्यू मैंने रख दिया t का पावर 7/4 प्लस log t, फिर r की वैल्यू मैंने रखी t का पावर 7/6, फिर log t, फिर t का पावर 7/2। अब देखो हमें ये पता है कि log ऑफ a का पावर और ऐसे कहीं लिखा हो तो ये m log a, बेस में a और एक्सपोनेंट भी a, और ये जो है अगर ये दोनों सेम आ जाए एक्सपोनेंट और बेस तो ये 1 बन जाता है, तो ये m के बराबर आ जाती है। ये अपने को फॉर्मूला पता है सर। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, तो t और t तो 1 बन गया और 7/3 बाहर आ जाएगा, 7/3 प्लस 7/4 प्लस 7/6 प्लस 7/2, 7 बाहर आ गया, एलसीएम ले लो। जैसे ही एलसीएम लिया तो 12 आ गया, फिर 3 4 3 2 6 6 और 2 8 3 11 और 4 15, 7 × 15/12, और इसको मैं 3 से काट सकता हूँ तो ये बन गया 35/4। कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, बेहद ही आसान क्वेश्चन था। या कोई आप लोगों को ऐसा लगा हो कि नहीं सर कुछ तो टफ था इसमें, कुछ टफ नहीं था भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ गए होगे आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है अपने पास कि अगर y इज इक्वल्स टू log 3
अब देखो मैं तो आप लोगों को क्या है ना कि प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो लेकिन आप लोग ऐसे नहीं है कि मेरे साथ मतलब एकदम ऐसे देख रहे होंगे कि हाँ भाई समझ रहे होंगे। समझना नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग पहले ट्राई करिए और फिर अगर क्वेश्चन ना हो तो फिर क्या करिएगा, मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। पहले ही हमें क्या है ना कि सॉल्यूशन नहीं देखना, हमें पहले क्वेश्चन को ट्राई करना है। चलो सर, अब देखो ये जो लिखा हुआ है log3, y लिखा हुआ है अपने पास log3 log of 3x, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है भाई कि हमें जो भी फॉर्मूले पता है ना, हमें जो फॉर्मूले पता है डिफरेंशिएशन के अंदर वो ln x के पता है, इसके नहीं पता कि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो log3 ऐसे, इसका कोई हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं, क्या करते हैं सर, ये देखो log3 तो ऐसे कैसे रखा मैंने log3x को, क्योंकि हम किसी को भी ऐसे लिख सकते हैं, log ax अगर है तो हम उसको लिख सकते हैं log ex अपॉन log ea, ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ये फॉर्मूला होता है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि log ऑफ ex, या ln भी लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली, ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये log ऑफ 3 हो गया, कोई दिक्कत इतने में नहीं सर। अब देखो ये जो चीज़ देखी आपने, क्या आप लोगों को ये पता है कि हमें यूज़ log ऑफ a अपॉन b बाई अगर c कहीं दिख जाए तो क्या हो जाता है, log a b माइनस log ऑफ a ऑफ c होता है। बिल्कुल कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को नहीं सर। तो y इज इक्वल्स टू log ऑफ 3 log ऑफ ex माइनस log ऑफ 3 और log ऑफ e3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया एकदम टनाटन। अब जो चीज़ हमने यहाँ पे करी वो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख लूँ कि log ऑफ e log ऑफ x, और ये जो 3 था ये मैंने ऐसे रख दिया, कोई दिक्कत इतने में नहीं सर, सब बढ़िया एकदम टनाटन, माइनस log 3। अब एक चीज़ सोचो आप कि हमें, क्योंकि क्वेश्चन में ही था कि हमें सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन निकालना था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था साफ साफ कि हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, बिल्कुल सर। और जब डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये तो हमें क्लियर कट है कि ये क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो जीरो बन जाना है, तो सीधा आप डिफरेंशिएशन कर लो इसका डिफरेंशिएशन किया तो log e3 तो बाहर ही आ गया। अब बचा ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन करना है। हमें पता है कि log ऑफ ex का जब डिफरेंशिएशन करते हैं वो 1/x आ जाता है, ये हमें पता है। तो जैसे ही यहाँ पे डिफरेंशिएशन करूँगा मैं, log ऑफ e ऑफ समथिंग लिखा है, समथिंग का डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले इसका, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते वक्त हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/log ex हो गया, और फिर करो अंदर घुस के डिफरेंशिएशन। अंदर क्या है, अपने को log ex दिखा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ये कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो, तो dy/dx की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1/log 3 और 1/x इंटू log e नीचे ही रहेगा, log ऑफ e ऑफ x। निकालना क्या था अपने को, बस अपने को निकालना है कि एट x इज इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे 3 रख दो। तो देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें x पे दिख रहा है, x की जगह 3 रख दिया, और यहाँ पे 3 रखा, और एक यहाँ पे भी 3 रखा, तो दोनों ही 3 तो स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर ये आ गया अपना 1/3 log स्क्वायर। कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, बेहद ही आसान क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन जो था ये मिक्स था, इसमें log भी यूज़ हो रहा है हल्का हल्का, और साथ में क्या यूज़ हो रहा है भाई, लॉगरिथम प्लस डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो, लॉगरिथम प्लस डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर समझ गए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अब हम, क्योंकि हमने क्या क्या ले लिया भाई, हमने log के क्वेश्चंस ले लिए हैं और पहला क्वेश्चन सेट का था। अब ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस उसके, क्योंकि हम जो है वो एक टॉपिक नहीं कर रहे हैं, मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन हमने ले लिया कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन जो इसी 2025 में ही आया था वही लेते हैं। देखो कि अगर
और अगर कोई क्वेश्चन किसी को दिक्कत आ रही हो किसी क्वेश्चन में कि मैंने थोड़ा फास्ट समझा दिया हो या अगर रह गया हो, तो पहला काम तो वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैं हर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी समझ ना आए, फिर भी हो सकता है भाई कि समझ ना आया हो, कोई बात नहीं, समझ ना आए तो कमेंट करिए, मैं कमेंट में जवाब देने का ट्राई करूँगा। अगर उससे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते तो मुझे एक बता दीजिएगा अलग से, मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उस चीज़ की, ठीक है। तो देखो fx इज इक्वल्स टू 2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n, ये एक fx है। इसके जो रूट्स हैं, वो 2 and 3 इसके रूट्स हैं। 2 and 3 आर रूट्स ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0। देन वैल्यू ऑफ 4m प्लस 5n, ठीक है, ये अपने को निकालना है। कोई दिक्कत इतने में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके क्या है सर? दो तरीके ये हैं। देखो अपने को यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सम 13 दिया हुआ है और यहाँ से पेयर मिल जाएंगे, एक इक्वेशन मिलेगी क्या, 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3a, हाँ हो जाएगा, ठीक है। देखो 2x³ प्लस mx², क्योंकि अपने को m और n निकालना है, 4m प्लस 5n निकालना है, ठीक है। तो देखो 13x प्लस n इज इक्वल्स टू 0। हमने क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो एक रूट मैंने मान लिया, 2 और 3 उसमें दिए ही हुए हैं और एक रूट हमने मान लिया p, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अगर दो के पेयर में अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो देखो 2 इंटू 3 प्लस 3p प्लस 2p और यहाँ पे जो आया वो आया माइनस का 13/2, ठीक है। यहाँ से मैंने p वैल्यू निकाल ली। अब जैसे ही मैंने p निकाला तो ये देखो 3 इंटू 2 6 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा 25/2 और अपॉन 5, तो ये आ गया माइनस का 5/2। तो जो अपना नेक्स्ट रूट है वो अपना निकल के आ गया है माइनस 5/2। अब सम ऑफ रूट्स निकाल लो, m जो है, क्योंकि m क्या कहता है, सम ऑफ रूट्स है m, यस सर सम ऑफ रूट्स है। तो m जो है वो -m अपॉन 2 करेक्ट लिखा है, और सम ऑफ रूट्स 2 प्लस 3 माइनस 5/2, क्योंकि एक रूट 2 था, एक रूट 3 था और एक रूट -5 है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए भाई, मैं सम ऑफ रूट्स की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ जो हमें पता होती है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ क्यूबिक इक्वेशन में, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x³ क्यूबिक में। ऐसे ही सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम में क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। ऐसे ही हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे तो क्या आ जाएगा कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये आप लोग लिख सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देखो 3 और 2 5 से यहाँ पे आ गया 5/2, तो m की वैल्यू जो है वो देखूँ तो मैं माइनस का 5 आ गई, m निकल गया। अब n निकाल लेते हैं। n क्या कहता है भाई, n होता है अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो n जो होता है वो होता है माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, तो माइनस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ और 2 इंटू 3 इंटू p अपना ऑलरेडी निकाला हुआ है अपने, तो ये है 2 इंटू 3 इंटू माइनस का 5/2। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आई वो क्या आ रही है, देखो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल है। n की वैल्यू अगर मैं देखूँ माइनस से माइनस भी कैंसिल हो रहा है, 5 3 15 दूनी 30, तो n की वैल्यू 30 हो रही है। फाइंड आउट क्या करना था अपने को क्वेश्चन के अंदर अपने को निकालना था 4m प्लस 5n। 4m, m को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और n को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 30 इंटू 5 150 एंड माइनस 20, तो 130 आ गया आंसर। कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन में दिक्कत होनी चाहिए इसमें, क्योंकि बेहद ही आसान क्वेश्चन था अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये तो था एक तरीका जिसमें मैंने सम ऑफ रूट्स और इन सब की प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है। अब कोई बच्चा बोले कि सर मुझे तो पता ही नहीं है कि ये सब प्रॉपर्टी होती हैं कि नहीं होती, तो क्या करेंगे आप? तो आप लोगों को पता है कि 2 और 3 इसके रूट है, तो 2 एक बार पुट कर दो इसके अंदर और उसको 0 के बराबर रख दो। 3 भी आप लोगों को पता है कि इसका रूट है, तो 3 भी पुट कर दो उसके अंदर और फिर उसको भी 0 रख दो। केवल m और n ही हैं जो वेरिएबल हैं, और 2 इक्वेशन भी बनेंगी दोनों को पुट करने से, 2 और 3 को।
तो एक तरीका है कि हम वहाँ पे डायरेक्ट 2 और 3 पुट करें और वहाँ से m और n के अंदर एक इक्वेशन बनाएं और सॉल्व कर लें उनको m और n को, वहाँ से भी यही आंसर आना है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता था और मुझे थोड़ा छोटा करना है क्वेश्चन को, तो मैंने इस मेथड का यूज़ किया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को पहले प्रैक्टिस करने हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है कभी भी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस a माइनस 2x माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लीस्ट वैल्यू। ये क्वेश्चन जो है, ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सर हमें सम ऑफ रूट्स निकाल के दिखाओ और उसकी वैल्यू को लिस्ट कर दो, ठीक है। अगर सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दे दी, कोई बात नहीं सर। इक्वेशन दे दी तो आपको ये भी पता होगा कि इसके जो रूट्स हैं वो आपने मान लिए सर अल्फ़ा बीटा, बिल्कुल सर मान लिए मैंने। तो अब जैसे ही अगर आपने रूट्स माने तो आपको सम ऑफ रूट्स भी पता होगा सर। सम ऑफ रूट्स पता है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑलरेडी माइनस है, तो एक माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो a माइनस 2 हो गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं। अब इनटू में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी कितनी है माइनस a प्लस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो ऑलरेडी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्वेश्चन में था कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसकी बात कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर किया तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने वहाँ पे रख दी 1 माइनस a। अब मुझे क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, लिस्ट वैल्यू निकालनी है कि लिस्ट वैल्यू आनी चाहिए किसी a के लिए। तो चलो पहले इसको खोल लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a माइनस 2 प्लस 2a, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। कोई दिक्कत थी इतने में? नहीं सर। अब देखो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे इसको लीस्ट वैल्यू अटेन करवानी है, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, तो इसको ग्रेटर देन 0 की बात ही क्यों करें, इसको 0 ही बात करो, क्योंकि मिनिमाइज करना है। और ये 0 कब आएगा, जब a माइनस 1 0 हो, तो या a की वैल्यू 1 के बराबर हो, ये तभी मिनिमाइज रहेगा। तो अपने को फाइंड आउट यही करना था क्वेश्चन के अंदर कि किस a के लिए ये लीस्ट वैल्यू अटेन करेगा। तो a मिल गया है अपने को कि a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है सर। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में आप लोगों को? अब मैंने ना इस क्वेश्चन में एकदम पूरा सब कुछ समझाया है, एकदम जो क्या कहते हैं तरीके वगैरह, मेथड, सब कुछ तगड़े से समझाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत आनी चाहिए नहीं वैसे तो, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो क्या करें? तो फिर एक बार वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम दोबारा समझाते हैं, बस यही कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने क्वेश्चन समझा दिए? एक समझा दिया, अच्छा 2 हो गए। चलो फिर अगला टॉपिक ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन हो गए हैं तो इसके अगला टॉपिक हम ले रहे हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज। तो और डेली का प्रैक्टिस हम ऐसे ही करेंगे, एक टॉपिक से नहीं करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस होगी डेली, ये पहले मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में, अगर मैं सीक्वेंस सीरीज अपनी शुरू होती है एपी से, चलो एपी का क्वेश्चन लेते हैं। एपी में है कि अगर इन एन एपी अगर 9 टाइम्स ऑफ 9th term, 9 times of 9th term is equals to 13 times of 13th term, then value of 22nd term, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ है MHT CET 2020 में,
ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अपने को पता है कि जब कभी एपी, सबसे पहली बात तो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहली लाइन में ही एपी वर्ड यूज़ किया। एपी होता क्या है? देखो भाई, एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है कि हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा और उस एक्सप्रेशन में या तो फॉरवर्ड की तरफ अगर हम चलें या बैकवर्ड की अगर तरफ हम अगर चलें, ठीक है, हमें एक ही तरफ चलना है। ऐसा नहीं चलना है कि एक बार फॉरवर्ड चले एक बार बैकवर्ड चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो हमें फॉरवर्ड में ही चलना है हमेशा, जैसे हम यहाँ से A1 से A2 चले तो हमें डिफरेंस निकालना है हमेशा A2 माइनस A1 का। फिर ऐसे ही हम आगे चले तो A3 माइनस A2 का। ध्यान ये रखना है कि डायरेक्शन एक ही रहनी चाहिए, बदलनी नहीं है डायरेक्शन। ऐसे ही फिर हमने A4 माइनस A3 निकाल लिया या A5 माइनस A4 निकाल लिया। अब अगर ये सारी वैल्यूज़ जो हम निकाल रहे हैं नीचे वाली, अगर ये सब बराबर आ जाएं, किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाएं, या हिंदी में अगर मैं इनको बोलूं कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूं कि डिफरेंस बिटवीन द अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर वो सेम आ जाएं, तो उस सीक्वेंस को हम क्या कह देते हैं? एपी कह देते हैं। समझ गए होगे आप? यस सर। और अगर जनरल एपी अपने को कभी कंसिडर करनी हो कि हमें पता नहीं है कि सर एपी क्या है, तो हम हमेशा जनरली यही एपी कंसिडर करते हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही लास्ट वाली जो टर्म होगी nth टर्म, वो हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये कौन सी टर्म है? ये nth टर्म है, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, चलो आपने इतना तो समझा दिया सर, ये तो हो गया बेसिक चीज़। अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म। 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म। 9th टर्म कौन सी होगी सर? देखो सर, पहली टर्म में तो डी ही नहीं था, दूसरी टर्म में डी आना चालू हुआ है, तो डी जो है वो एक कम हो रहा है। तो जो 9th टर्म होगी उसमें एक डी कम होगा तो मतलब 8d हो जाएगा। बिल्कुल सर। और 13th टाइम ऑफ 13th टर्म में एक डी कम होगा तो कितना डी हो जाएगा? 12d हो जाएगा सर। बिल्कुल। अब देखो, तो ये तो हो गया 9a प्लस 72d, और ये हो गया 13a प्लस में 13 2 156d। और अगर मैं यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो 4a इज इक्वल्स टू 6 2 4 माइनस 84d, और a इज इक्वल्स टू हो गया माइनस का 21d। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं सर। अपने को जो फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट करना है कि 22nd टर्म बताओ कितनी होगी। अपने को जो फाइंड आउट करना था वो क्या फाइंड आउट करना था भाई? 22nd टर्म। समझे? तो 22nd टर्म का मतलब हो गया कि a प्लस 21d की वैल्यू निकालनी है अपने को, और a की वैल्यू ऑलरेडी माइनस 21d है और ये भी 21d, तो दोनों कट के 0 आ गया। तो वैल्यू जो थी 22nd टर्म की वो कितनी हो गई भाई? वो हो गई है 0। समझ गए होगे आप? कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये एक हल्का सा क्या कहते हैं, हम एपीजीपी का भी मान सकते हैं और मैट्रिक्स का भी मान सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का भी है हल्का सा, कि इफ लाइन्स x प्लस 2ay प्लस a इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3by प्लस b इज इक्वल्स टू 0, और x प्लस 4cy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आर कंकरेंट, देन a b c check whether a b c are in AP or not। ये अपने को चेक करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कंकरेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले लिखा हुआ है लाइन में कि 3 लाइन्स है वो कंकरेंट है। 3 लाइन्स कंकरेंट का मतलब है कि 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, ये तीनों लाइन जो हैं ये किसी एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 लाइन्स अगर कंकरेंट हैं तो 3 लाइन से, वैसे तो हम देखो एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं 3 लाइन से, बना सकते हैं ना सर? यस सर, बना सकते हैं। और जब अपने को सिर्फ अगर इक्वेशन दी होती है तो हम वहाँ पे एक बात कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंकरेंट है। कंकरेंट का मतलब है कि तीनों लाइन्स एक ही जगह कट कर रहे हैं, इसका मतलब ट्रायंगल तो पॉसिबल होगी ही नहीं, नो ट्रायंगल फॉर्मेशन। और अगर ट्रायंगल बन ही नहीं रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो भी 0 होगा, क्योंकि ट्रायंगल ही नहीं बन रही। ठीक है, तो अगर कोई जनरल इक्वेशन की बात करूँ अगर मैं, कि तो यहाँ पे अगर 3 इक्वेशंस लिखी हों और वो क्या कहते हैं 3 इक्वेशन, मैं चलो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी लिख देता हूँ कि अगर कुछ इक्वेशंस ऐसी हों कि a1x प्लस b1y प्लस c
इज इक्वल्स टू 0। कॉन्सेप्ट लिखता हूँ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट कि अगर 3 इक्वेशन हो कि a1x प्लस b1y प्लस सी, और नेक्स्ट है अपना a2x प्लस b2y प्लस c1 c2, और थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल्स टू 0, और अगर ये सब जो है ये कॉन्करेंट हैं तो इनका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, जैसे कि a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये सब जो है ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। तो यही चीज़ यहाँ पे होगी। यहाँ पे अपने पास क्या है, इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशन है अपनी x, तो x का कोफिशिएंट तो 1 है, फिर y का कोफिशिएंट, फिर z का कोफिशिएंट। ऐसे ही जो आएगा वो अपना क्या आएगा, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, ऐसे ही फिर x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, और इस सबको 0 लिखना है। कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डिटर्मिनेंट खोलना है, डिटर्मिनेंट खोल सकते हो आप। यहाँ 1 से खोला तो ये बन गया 1 इंटू में 3bc माइनस 4bc, फिर माइनस का 2a, और ये हो गया c माइनस b प्लस a, और ये हो गया 4c माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपना आ गया माइनस bc माइनस 2ac माइनस 2ab सॉरी प्लस 2ab प्लस 4ac माइनस 3ab इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लो। इसको जैसे ही सोल्व किया मैंने तो देखो क्या बन गया है, तो ये माइनस 2ac ये 2ac हो गया, ये और बाकी आ गया अपने पास ab प्लस bc। अब अगर मैं पूरे ये दोनों तरफ अगर मैं किससे डिवाइड कर दूँ, abc से डिवाइड कर दूँ, तो 2/b इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/a, और ये अपना हो गया है कुछ 1/b माइनस 1/a इज इक्वल्स टू 1/c माइनस 1/b। तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गया कि 1/a 1/b और 1/c जो हैं ये AP में आ गए हैं, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ABC HP में हो गए हैं। तो अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन अपना था कि भाई क्या क्वेश्चन था कि चेक वेदर ABC जो है वो AP में है कि नहीं है। तो नहीं है भाई, आंसर हो गया नो, ABC AP में नहीं है, ABC किस में है, HP में। समझ गए होगे? कोई दिक्कत इतने में आप लोगों को? नहीं सर। तो आज हमने सीक्वेंस सीरीज की भी प्रैक्टिस की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी प्रैक्टिस की है, लॉग की भी प्रैक्टिस की है, डिफरेंशिएशन की भी प्रैक्टिस कर ली, सेट्स के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर ली। सेट्स में हमने कॉम्बिनेशंस भी देखे कि किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था तो आज आप लोगों का बर्डन मैं बढ़ा भी नहीं सकता। ठीक है, तो इसके आगे का जो प्रैक्टिस रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।